Class 10 Geography Manufacturing Industries Part 2. Now let us study all the different industries in detail. So एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, उसके अंदर पहली चीज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, that is nearly 14%. 14% of the total. Then you have employment generation. Nearly 35 million people directly involved in agro-based industry. After agriculture, agro-based industry employs the maximum number of people. And foreign exchange earnings nearly about 24.6%. It contributes 4% towards GDP. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में? 4%. इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. देश के अंदर सिर्फ एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि सेल्फ रिलायंट है और अपने आप में कंप्लीट है वैल्यू चेन में. कैसे? चाहे रॉ मटेरियल हो या फिर हाईएस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज डन एट वन पर्टिकुलर प्लेस. So for example, how is the value addition done? So fiber is produced from raw fiber. Raw fiber से you will make the actual fiber, then you will spin it into yarn, then weaving and knitting, and the fabric is ready or the cloth is ready. Once the fabric is ready, then you will go for dyeing and finishing the product. आप उस पर कलर लगाएंगे और उसको एक शेप देंगे, फिर उसे गारमेंट का रूप देंगे. ठीक है? एंड इट इज ऑल मैन्युफैक्चर्ड. फिर एक कपड़ा तैयार होता है. शर्ट तो शर्ट, पैंट तो पैंट, एनी अदर सच. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. पुराने भारत में क्या था कि भारत के अंदर कॉटन टेक्सटाइल्स जो कपड़े थे उसे बनाया जाता था हाथों से, या तो उसको स्पिनिंग हाथ से होती थी, वीविंग तक लकड़े के मशीन से होती थी. मशीन इन द शॉर्ट हैंडलूम से. 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गए. हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसे सेटबैक धक्का लगा क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो मिल मेड क्लॉथ होता है, फैक्ट्री में बना हुआ कपड़ा, कंपेरेटिवली सस्ता होता है कंपेयर टू दी हैंडमेड. ठीक है? तो उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, मशीन इन्वेंट की गई थी और उसी के कारण मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ था उस समय इंग्लैंड में. तो एज वी वर अंडर द ब्रिटिश, द इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद द ब्रिटिश प्रोडक्ट, यूजुअली ब्लोइंग अप आवर ओन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. As on 30th November 2011, there were 1,946 cotton and human-made fiber textile mill in the country. About 80% of these are in the private sector and the rest in public and cooperative sector. Apart from these, there are thousands small factories with 4 to 10 looms. ये 1946 जो है, इतनी फैक्ट्रीज तो क्या है, बड़ी फैक्ट्रीज है. उसके अलावा ऐसी हजारों कारखाने हैं जो कि 4 या तो 10 लूम पे चलते हैं. इन द अर्ली ईयर्स, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. शुरुआत के सालों में कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात रीजन में ही लोकेटेड थी. लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज रॉ कॉटन, मार्केट
Transport, including accessible port, labor, moist climate, etc., contributed towards its localization, and slowly it started spreading everywhere wherever growing cotton was possible. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers. Cotton ball pluckers and workers engage in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग. याद रखें कपड़े बनाने में इतना सा प्रोसेस होता है. फर्स्ट इज जिनिंग, दैट मीन्स यू विल हैव टू सेपरेट द कॉटन बॉल फ्रॉम द प्लांट, देन यू क्लीन इट अप, देन यू स्पिन इट, देन यू वीव इट. उसको आप सिलेंगे, फिर उस पर कलर लगाएंगे, उस पर डिज़ाइन करेंगे, पैकेट करेंगे, उसके ऊपर टेलरिंग करेंगे यानी उसमें बटन सब लगाएंगे और फिर उस पर सिलाई होगी. द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मेनी इन द इंडस्ट्री सच एज केमिकल एंड डाइज, मिल्क स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स. एक इंडस्ट्री के कारण ये सारी इंडस्ट्री भी चलती है. डाइंग के लिए आपको क्या चाहिए? केमिकल चाहिए, तो वो चल रही है. मिल्क स्टोर्स यानी जहाँ पे आप उसको स्टोरेज करेंगे. फिर पैकेजिंग मटेरियल वाली तो प्लास्टिक इंडस्ट्री चल रही है उसकी वजह से. और इंजीनियरिंग वर्क्स, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स. While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. जो स्पिनिंग होता है ना कॉटन का, वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक ही सीमित है. लेकिन उसका जो वीविंग है, उसकी सिलाई जो है वो देश भर में फैली हुई है. क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल स्किल्स है सारी और हर इलाके का अपना कुछ स्किल है, तो उसी के अकॉर्डिंग सब फैला हुआ है. इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री. याद रखिए, हमारी जो कॉटन की स्पिनिंग है दैट इज वर्ल्ड क्लास, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. लेकिन उसके बाद जो वीविंग होती है इट इज यूजुअली लो क्वालिटी. ठीक है, क्योंकि हाई क्वालिटी यार्न हम क्या करते हैं, मोस्टली उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमारे यहाँ के वर्कर्स के लिए या वीवर्स के लिए उतना यार्न रहता नहीं है. इन इंडिया वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स. द हैंडस्पन खादी, हाथ से बनी हुई खादी, provides large scale employment to weavers in their homes as a cottage industry. Now here is a fact. The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. ठीक है. India exports yarn to Japan. Other importers of cotton goods from India are US, UK, Russia, France, East European country, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries. India has the second largest installed capacity of spindles in the world with 43.13 million spindles after China. Since the mid 80s, the spinning sector has received a lot of attention. We have a large share in the world trade of cotton yarn, accounting for 1/4 of the total trade. कॉटन यार्न का जो दुनिया भर में ट्रेड है उसका 1/4 हम ही देते हैं. However, our trade in garments is only 4% of the world's total. लेकिन compared to making of garment वो सिर्फ 4% है. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fiber we produce. हमारी जो spinning mills हैं वो ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं and they are a part of it. ठीक है, उनका भी वहाँ पर वजन है. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब बात वीविंग की आती है, knitting की आती है और प्रोसेसिंग की आती है तो वो हाई क्वालिटी यार्न उतना यूज कर पाते नहीं हैं क्योंकि उतने उस हिसाब से अपने मशीन अडेप्टेड नहीं है. इसीलिए वी हैव टू एक्सपोर्ट ऑल द यार्न टू अदर कंट्रीज विच हैव अ वेरी हाई नेटवर्क ऑफ वीविंग एंड knitting and all this. Now, there are some large and modern factories in this segment also. अभी सेगमेंट में भी कुछ लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंट स्मॉल यूनिट्स. लेकिन आज भी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर है,
स्मॉल यूनिट्स में होता है विच केटर टू द लोकल मार्केट, और वो सप्लाई कहाँ तक कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट तक। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री, और ये जो मिसमैच है ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती है। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न while apparel और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक। हमारे पास यार्न है, उसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और इन लोगों को उसी यार्न को दोबारा इंपोर्ट करना पड़ता है, थोड़ा लो क्वालिटी यार्न। क्यों? द स्पिनिंग मिल्स एंड मशीन्स आर नॉट येट अडेप्टेड टू द हाई क्वालिटी यार्न। नाउ इफ यू सी द मैप, all the black dots are cotton textile industries, the red ones is woolen textile, and the square is this silk textile. Okay, it is in your textbook also, you may refer it. These are important ones. Then you have jute textiles. Now India is the largest producer of jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. There were about 80 jute mills in India in 2010-11. Most of these are located in West Bengal, mainly along the banks of the river Hooghly in a narrow belt that is 98 kilometers long and 3 kilometers wide area. इस इलाके में ही मोस्टली इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है। कौन सी? जूट टेक्सटाइल्स की। नाउ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द ह्यूगली बेसिन कौन से हैं? तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, वहां पर ही जूट प्रोड्यूस होता है, इसलिए रॉ मटेरियल लेना वहां से आसान हो जाता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, रिमेंबर चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड बंगाल के पूरे इलाके में वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। नाउ रिमेंबर प्रोसेसिंग जूट रिक्वायर्स huge amounts of water, and so Bengal has huge amounts of water also, so abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Orissa and UP। ठीक है, बंगाल के आसपास थोड़े कंपेरेटिवली अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे बिहार, ओडिशा एंड यूपी, लेकिन आज इनकी स्थिति बदल चुकी है, बट स्टिल द लेबर इज प्रोवाइडेड थ्रू दिस स्टेट्स। Now Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. And then you have a big center also, a metropolitan city, Kolkata. It has all other facilities such as banking, insurance, port facilities. वहाँ पर पोर्ट है, ठीक है, जिसके जरिए आप जूट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Now remember, the first jute mill was set up near Kolkata in 1859 at Rishra. After partition in 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh, that is at that time East Pakistan. Now the challenges faced by the industry includes stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors. मेन चैलेंज क्या है कि तगड़ा कंपटीशन है दुनिया में, क्योंकि अब जूट का भी अल्टरनेट सिंथेटिक आ गया है, विच इज कंपेरेटिवली चीपर एंड मोर ड्यूरेबल। And then you have other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें जूट पैकेजिंग नहीं चलती है, उसमें गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, यू कैन नॉट यूज एनी अदर सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग। इसी के कारण जूट की डिमांड इंडिया में बनी रहती है। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। अगर आपको डिमांड को बरकरार रखना है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई यानी और सेगमेंट्स में बांटना होगा। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। 2005 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल जूट पॉलिसी लेके आई। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, एंश्योरिंग गुड प्राइस टू द जूट फार्मर्स एंड एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टर। और ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, क्वालिटी इंप्रूव करिए, गुड्स की प्राइस को इंश्योर करिए कि वो फार्मर्स को सही मिल रही है, और जो पर हेक्टर जो उगता है उसमें भी बढ़ोतरी करनी थी। द मेन मार्केट्स फॉर आर जूट इज यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया।
The growing global concern for environmental friendly biodegradable material has once again opened the opportunity for jute products. अब प्लास्टिक का वो जमाना वापस जा रहा है. All industries and every person is moving towards the non-plastic materials. उसमें जूट का भी नंबर आता है. Then you have the sugar industry. Now India stands second as the world producer of sugar, but occupies the first place in the production of gur and खंडश्री. दुनिया के अंदर इंडिया सेकंड नंबर पर है शुगर को बनाने में, लेकिन फर्स्ट प्लेस है प्रोडक्शन ऑफ गुड़ और खंडश्री में. द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस. याद रखिए, इस इंडस्ट्री में यूज होने वाला रॉ मटेरियल काफी भारी होता है, बल्कि होता है. अगर उसको आप अटका के रखेंगे, उसको हॉल्ट करके रखेंगे, तो शुगर केन का जो सुक्रोज कंटेंट, उसका जो अंदर का जो मिठास है, उसकी क्वांटिटी में रिड्यूस हो सकता है. नाउ वेयर शुड बी मिल्स आर लोकेटेड? तो मिल्स कहां पर लोकेट होनी चाहिए? इन 2010-11 देयर वर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री एंड स्प्रेड ओवर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा एंड एमपी. In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. अब पिछले साल में क्या ट्रेंड देखा गया कि जो मिल्स हैं, ये पैटर्न देखा गया कि दे आर शिफ्टिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग टुवर्ड्स द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स. ठीक है, खास करके महाराष्ट्र में. क्यों? दिस इज बिकॉज the cane produced here has a higher sucrose content compared to cane produced anywhere in the country. तो महाराष्ट्र के एरियाज यानी वेस्टर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है, इट हैज मोर अमाउंट ऑफ सुक्रोज कंटेंट, उसके अंदर उसका रस ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स में. द कूलर द क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर्स अ लार्ज लॉन्गर क्रशिंग सीजन. वहां पे वातावरण ठंडा रहता है, तो जो गन्ने को क्रशिंग करने का जो पीरियड है वो लंबा हो जाता है. मोरओवर द कोऑपरेटिव सेक्टर्स हियर आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स कंपेयर टू अदर स्टेट्स. मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री. अब ये शुगर केन 12 मंथ्स नहीं होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड उसका भी, उसके बाद वो इंडस्ट्री बंद रहती है. तो समझ लीजिए एक ही सीजन काम होता है. देन यू हैव ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. Then transport, delay in reaching cane to factory and the need to maximize the use of bagasis. Bagasis क्या है? Left over of sugar cane. उसका क्या यूज करेंगे हम? तो ये सारी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण शुगर इंडस्ट्री सही मायने में और बढ़ सकती है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं किसी कारण से वो पीछे रहती है. Then you have iron and steel industry. The iron and steel industry is the basic industry since all other industries, heavy, medium and light, depend on it for their machinery. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेसिक है, प्राइमरी है. चाहे हैवी हो, चाहे मीडियम हो या लाइट इंडस्ट्री हो, हर कोई डिपेंडेंट है इनके ऊपर अपनी मशीन्स के लिए, क्योंकि हर चीज में स्टील और आयरन लगता है. Now steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense material, medical material, telephonic material, scientific equipment and a variety of consumer goods. Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. किस देश में कितना आयरन और स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के दम पे आप पता कर पाएंगे कि कंट्री का डेवलपमेंट क्या है. इफ यू हैव मैक्सिमम नंबर in terms of production of steel and iron, that means country is on a developing spree. वो बढ़ोतरी करने के लिए तैयार, लगातार ग्रोथ हो रहा है. Iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो कैसी है? हेवी इंडस्ट्री है. कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि रॉ मटेरियल इसमें जो यूज होता है और जो फिनिश गुड्स इसमें बनते हैं, दे आर बोथ हेवी एंड बल्की. And therefore heavy transportation costs. Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1.
Some quantity of manganese are also required to harden the steel. If you want to harden the steel, you require some quantity of manganese also. Now, where should the steel plant be ideally located? Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the market and consumer. तो आपको इंडस्ट्री ऐसी जगह लगानी होगी कि जहाँ से आप मार्केट तक अपने कंज्यूमर तक आसानी से पहुँच सकें. Process of manufacturing steel. First, you will have to transport the raw material to plant, then put it in a blast furnace where you will melt the iron ore. Limestone is fluxing material which is added. इसमें limestone को यूज किया जाएगा, चूने को यूज किया जाएगा. Now slag is removed. जो एक्स्ट्रा जो अनयूज मटेरियल होगा वो सारा बाहर हो जाएगा. Coke is burnt to heat the ore. जो कोल है उसको गर्म किया जाएगा ताकि ओर को कोक को जलाया जाएगा ताकि और गर्म हो जाए. देन व्हाट इज फॉर्म्ड इज पिग आयरन. मोल्टन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स. मोल्ड्स क्या होते हैं? शेप्स. तो जो लिक्विड मटेरियल जो बनके तैयार हुआ है गर्म, उसको आप उस शेप में डाल देंगे. इट टेक्स द शेप ऑफ पर्टिकुलर टाइप. पिग्स आयरन मोस्टली. Those molds are known as pigs, and from then it is sent for steel making. The pig iron is further purified by melting and oxidizing the impurities. Pig iron को हम और purify कैसे करेंगे? उसको melt करना पड़ेगा और impurities को हटाना पड़ेगा. Manganese, nickel and chromium are added in this stage. Then you shape the metal, rolling, pressing, casting and forging. The metal is ready. Now, most of the public sector undertaking market their steel through the SAIL, Steel Authority of India Limited. ठीक है? In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. It is the largest producer as well as the largest consumer. In 2004, India was the largest exporter of steel, which accounted for 2.25% of the global steel trade. Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantage this region has for the development of this industry. This includes low cost of iron ore available है वहाँ पे. Then you have high grade raw material in proximity, cheap labor and vast growth potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to 4 reasons. That is high cost and limited availability of cooking coal. दूसरा lower productivity of labor, हमारा labor उतना काम नहीं कर पाता है. Then you have irregular supply of energy and poor infrastructure. See, this is the steel production in India and China up to 2011. All the pink marks is China and the blue marks is India. Then aluminium smelting. Now aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India after iron ore. It is light resistant to corrosion, उसमें जंग नहीं लगता. It is a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils and wires. Has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. तो आज एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है बतौर अल्टरनेटिव. Aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, UP, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. In 2008-9, India produced over 15.29 lakh million tons of aluminium. Bauxite, the raw material used in the smelter, is a very bulky, dark, reddish colored rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. Now, regular supply of electricity and an assured source of raw material at a minimum cost are the two prime factors of location of industry. See, you require 4 to 6 tons of bauxite to make 2 tons of alumina, and those 2 tons of alumina will produce 1 ton of
aluminium. Here is the process of manufacturing aluminium. First you require bauxite, it is the raw material from the bauxite quarry. Then you will transport through rail or ship to aluminium refinery, where bauxite is crushed and alumina is dissolved out. उसको bauxite से alumina को निकाला जाता है. Then it is a bulk ore shipped to site of smelter. एक bulk ore है, भारी है, इसे smelter तक ले जाना पड़ेगा पिघलाने के लिए. Then you will require is calcinated petroleum, coke from a refinery, and then you will have pitch from a colliery. And from there it is sent to aluminum smelter, where you require 18,600 kilowatt per ton of ore to produce the electricity required. And then chrolite, a molten metal, act as an electrolyte in the smelter, and finally your aluminium is produced. Thank you. Part 2 ends here.